हेलो एवरीबॉडी, हेल गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 221, हिंदी में कहें तो 221, और इसमें जियान सामना करने वाला है दोशंग लेवल की एनर्जी बॉडीज का। इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जैसे ही पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है, सभी को मालूम पड़ जाता है कि एनर्जी की क्रिस्टल बॉल क्लोज हो रही है, और अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ समय के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इस वजह से टनल की ओपनिंग और भी तेज हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद और भी एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट वॉल के क्लोज आ गए थे। इस वजह से लोग टनल को क्रिएट करने के लिए एनर्जी का यूज करते थे, वो एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट्स उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके क्रिस्टल लेयर में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, जिससे क्रिस्टल की लेयर और भी बढ़ती जाती है। जब सभी को लगता है कि सिचुएशन एकदम होपलेस है, तभी जियान यूज करता है अपनी हेवली फ्लेम का, और उस अटैक की वजह से गहरा सा होल क्रिएट हो जाता है। क्लियरली वो एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट जियान की हेवली फ्लेम को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन सिर्फ अकेले जियान इस पूरी वॉल की डिगिंग नहीं कर सकता था। इस वजह से यान क्लैन की होजी और याओशिंजी, जिसके पास हेवली फ्लेम होती है, उन्हें दोनों साइड से वॉल को क्लोज होने से रोकने में लगा दिया जाता है। वहीं पे जियान सभी से एनर्जी कोर्स को इकट्ठा करता है, क्योंकि हेवली फ्लेम को यूज करना बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। इससे वो हन्या और हनली भी नहीं बच पाते। काफी सारे एनर्जी कोर्स को इकट्ठा करने के बाद जियान की नई पर्पल ब्राउन फ्लेम एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर सामने की वॉल पे हमले करने शुरू कर देती है। कुछ इस तरीके से इनकी गाड़ी आगे चलने लगी थी। भले इन सभी के आगे बढ़ने की स्पीड काफी तेज हो, लेकिन जियान का एग्जॉस्शन भी एकदम फ्राइटनिंग लेवल का था। इस वजह से कुछ ही समय के बाद सारे एनर्जी कोर्स खत्म हो जाते हैं। जियान के पैर भी हॉल्ट पे आ जाते हैं। वो कहता है अगर हमें और आगे बढ़ना है तो फिर और एनर्जी कोर्स की जरूरत होगी। अभी गुचिंग यांग जैसे लोगों के पास बस 9 स्टार वाले एनर्जी कोर्स रह जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी नहीं बचने वाली तो फिर इन सभी कोर्स को इकट्ठा करके क्या ही फर्क पड़ने वाला है। इस वजह से गुचिंग यांग के साथ साथ सभी लोग जिनके पास भी 9 ग्रेड के एनर्जी कोर्स होते हैं, वो सभी जियान को सौंप देते हैं। ऑफ कोर्स इनमें हनली का ग्रुप भी था। इन कोर्स की भयानक एनर्जी की हेल्प से जियान की डिगिंग स्पीड बहुत ही खतरनाक हो जाती है। एंड में जब वो लोग 3rd लेवल को क्रॉस करने वाले होते हैं, तब लास्ट में दिखाई देती है एमरल्ड वॉल। ये एमरल्ड क्रिस्टल से बनी हुई होती है। फाइनली जियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करता है, उस क्रिस्टल वॉल को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले जियान ने एक चीज को ग्रैब किया था। जब उसे टच करता है तो वो एक जेड जैसी फीलिंग देती है, बट क्योंकि अभी इसे इंस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है, इस वजह से इस चीज को स्टोरिंग में रखने के बाद जियान की टोली पहुंच जाती है 3rd लेवल के अंदर। लेकिन मुसीबतें यहाँ पे खत्म नहीं होती। उनका पीछा करते हैं बहुत सारे एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट। लेकिन जब सब एंशिएंट डिवॉरिंग इंसेक्ट 3rd लेवल के 10 फीट अंदर तक एंटर करते हैं, एक मिस्टीरियस फोर्स इन्हें पाउडर में बदल देती थी। फाइनली इस मामले के शांत हो जाने के बाद बाकी के क्लैन मेंबर्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर रह गया था जियान का ग्रुप। हालांकि गुचिंग यांग जियान को चेतावनी देता है कि उसके एंसेस्टर शाओजुआन की टूम बहुत ही गहराई में, वहाँ पे जाना एकदम डेंजर से भरा हुआ है, लेकिन जियान नहीं मानता। एंड में ये पूरी टोली जियान को फॉलो करती है। ये एपिसोड होने वाला एकदम ऑसम, सो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो इसी के साथ हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमें एक डेसरेट सी जगह दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरीके से ग्रेश ब्राउन थी। यहाँ पे हल्की सी हवाएं चल रही थी, जो कि अपने साथ एनर्जी फॉग को कैरी करती हैं। ऐसी हेजी सी दुनिया काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। ऐसा लगता है इस जगह पे टाइम का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। इस जगह की एक जगह पे एक बोनफायर जल रही होती है। हम इसके चारों तरफ कई फिगर्स को बैठे हुए देखते हैं। जब आग की रोशनी इन सभी के चेहरों पे जाती है, हमें मालूम पड़ता है कि जियान और जुनर का ग्रुप है। लेकिन इस समय ये सभी काफी क्लोज लगते हैं। गुचिंग यांग अपने सर को उठा के चारों तरफ देखता है। आसपास का रीजन काफी डिम था। वो स्माइल के साथ बोलता है, अगर मैं सही से गैस कर रहा हूँ तो हम 3rd रीजन के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच रहे होंगे। अगर हम कल भी पहले की तरह लगातार ट्रेवल करने वाले हैं तो फिर हमें काफी केयरफुल रहना होगा। हेवली 2 में सबसे डेंजरस जगहें 3rd लेवल के डीपेस्ट पार्ट में एग्जिस्ट करती हैं। जुनर सॉफ्टली रिप्लाई करती है, पिछले 3 महीनों में हमें कोई भी नहीं मिला है। लगता है सभी लोग अपने अपने स्पॉट्स को ढूंढ के ट्रेन करने लगे हैं। जियान स्लोली नॉड करता है। इन सभी को 3rd लेवल में एंटर करे हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। इस समय के दौरान जियान का ग्रुप 3rd लेवल के डीपेस्ट पार्ट की तरफ ट्रेवल करता रहता है, लेकिन क्योंकि पावरफुल एनर्जी बॉडीज इनका रास्ता रोकती है, इन्हें आगे बढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अच्छी बात है, सभी की स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के बाद ये लोग फोर्सफुली अंदर चार्ज कर पा रहे हैं। गुहुआ रैंडमली एक पेड़ की डाली को सामने जल रही आग में डाल देता है। वो साय करते हुए बोलता है, मैंने सच में जितना सिंपल समझा था, ये हेवली 2 इतनी सिंपल है नहीं। लास्ट टाइम मेरी जान चली जाती। अभी उसके चेहरे पे घाव को देखा जा सकता है। ये स्कार तब क्रिएट हुआ था जब जियान की टोली टकराती है एनर्जी बॉडी के ग्रुप से। इन सभी की एवरेज स्ट्रेंथ 8 स्टार की होती है। वो बैटल इतनी मिजरेबल थी कि किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छी बात है कि भले सभी को इंजरीज का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कोई भी मौत नहीं हुई। गुजन स्माइल के साथ बोलता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है। इस वजह से हमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। जियान थोड़ी देर तक हेजिटेट करता है, जिसके बाद वो कहता है कि उन आगे की जर्नी मैं कंटिन्यू करूं। अपने पूरे ग्रुप की स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के बाद भी इन्हें सर्वाइव करने में परेशानी हो रही है। अगर वो 3rd लेवल के डीपेस्ट पार्ट में चले जाते हैं तो फिर कौन जिंदा बच के वापस आ पाएगा, ये कहना काफी डिफिकल्ट है। गुचिंग यांग के ग्रुप के साथ इतने समय रहने के बाद इन सभी का जियान के ऊपर अच्छा इंप्रेशन है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को
भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। जियान की बात को सुनकर गु चिंगांग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है क्यों ना तुम ये बात जूनर को बताओ। जूनर की प्रिटी आंखें देखती हैं जियान को। वो जेंटल आवाज में कहती है हम पहले से यहाँ तक आ चुके हैं, अब हमें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब तक हम केयरफुल रहते हैं आई थिंक हम सर्वाइव कर सकते हैं। इस रिप्लाई को सुनकर जियान बेटर तरीके से नॉड ही कर सकता था, जिसके बाद वो अपने सिर को उठा के डिस्टेंस की तरफ देखने लगता है। उसका टारगेट काफी दूरी पे होता है। इस समय ऐसा लगता है जैसे जियान का खून उस जगह को पहचान पा रहा है। इस वजह से जियान के खून के फ्लो की स्पीड काफी तेज हो जाती है। अब सीन शिफ्ट हो चुका होता है और जियान होता है एक बड़े से पत्थर के पीछे। काफी समय के बाद उसकी बंद आंखें खुल जाती हैं। वो सॉफ्ट आवाज में अपने ग्रुप को बताते हुए बोलता है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 4 एनर्जी बॉडीज वहाँ पे मौजूद हैं। इनमें 3 की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजन की है, वहीं पे 1 की स्ट्रेंथ 9 स्टार की है। इस समय जियान का ग्रुप 3rd लेवल के डीपेस्ट रीजन में एंटर कर चुका होता है। इस वजह से भले उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो पर एकदम अलर्ट मोड में रहना बहुत जरूरी है। ट्रैवलिंग के समय लोग काफी ध्यान से अपने रास्ते को ढूंढते हैं, भले ही उनका सामना ऐसी एनर्जी बॉडी से हो जिन्हें वो संभाल सकें। तभी वो काफी समय के बाद ही उसके ऊपर हमला करते थे। आफ्टर ऑल यहाँ की एनर्जी बॉडीज कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। कोई भी नहीं जानता कि जैसे यहाँ पे एक बार फाइट की शुरुआत होती है इस वजह से और भी पावरफुल एनर्जी बॉडीज यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएं। उस समय एनर्जी बॉडीज इन सभी को घेर लेंगी। तब हो सकता है कि इन सभी को सिर्फ इंजरीज से कीमत न चुकानी पड़े, किसी की जान भी जा सकती है। गु चिंगांग नोट करके रिप्लाई करता है गु हुआ और गु जैन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा चुके हैं। आई थिंक वो लोग वापस आने वाले होंगे। गु चिंगांग के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे तभी तो फिगर जमीन पर लैंड करते हैं। वो कई बड़े बड़े पत्थरों और टहनियों का यूज करते हुए जियान के ग्रुप के सामने आके अपीयर हो गए थे। ये गु हुआ और गु जैन होते हैं जो कि कुछ समय पहले जानकारी हासिल करने के लिए बाहर गए थे। वो दोनों बताते हैं कि साउथ और वेस्ट की तरफ हमें कई एनर्जी बॉडीज की एक्टिविटीज मिली हैं। हमने कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल औरों को भी सेंस किया है। इस वजह से इन दोनों रास्तों को तो बिल्कुल चुना नहीं जा सकता। इस पूरी बात को कह देने के बाद ही दोनों रिलीफ फील करते हैं। जियान वॉइस से कोड के बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। इस मोमेंट में जूनर सामने आती है। वो कहती है मैंने वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ से भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर को सेंस किया है। ये प्रेशर पहले से 9 स्टार दोजन को सरपास कर चुका है, लेकिन हाँ ये अभी तक दोशंग तक नहीं पहुंचा। इन शब्दों को सुन के जियान का ग्रुप एकदम साइलेंट हो जाता है। एक एंटिटी जो कि 9 स्टार दोजन से स्ट्रॉन्ग हो और एक दोशंग से वीक, इसका सिंपली मतलब है कि वो बेंशिंग क्लास में है। ऐसे एग्जिस्टेंस से डील करना बहुत ही ट्रबलसम होने वाला है। ग्रुप इस बात को भी अच्छे से समझता था कि एक बेंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी को कोई एनर्जी बॉडीज गार्ड कर रही होंगी। अच्छी बात है कि इस बार उनका ग्रुप जिस बेंशिंग क्लास की एनर्जी बॉडी से मिल रहा है उसके आसपास बस 4 ही एनर्जी बॉडीज गार्ड कर रही हैं। इस नंबर को काफी छोटा माना जा सकता है। गु हुआ कहता है हमें क्या करना चाहिए। लगता है सभी डायरेक्शन ब्लॉक्ड है, फिर भी नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन थोड़ी सी इजी है। वहाँ पे एनर्जी बॉडीज की संख्या काफी कम है। अगर हम वहाँ पे फाइट की शुरुआत भी कर देते हैं तब भी काफी कम चांसेस है कि हमारी वजह से और भी एनर्जी बॉडीज अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि अगर हम बाकी के दोनों एरियाज को चुनते हैं तो फिर बैटल के दौरान हमें सराउंड कर लिया जाएगा। जियान कुछ समय के लिए गहरी सोच में चला जाता है, जिसके बाद वो देखता है गु चिंगांग को। फाइनली उसकी नजरें शिफ्ट होती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब लगता है ऐसी रास्ते को चुनना होगा। गु चिंगांग भी साय करके बोलता है तो फिर चलो हम मूव करना शुरू करते हैं। आप सभी केयरफुल रहना, हमें उस बेंशिंग क्लास की एनर्जी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हालांकि हमारे लिए बेंशिंग एनर्जी कोर बहुत ही आकर्षक चीज है, लेकिन हम उसकी वजह से अपनी जानों को नहीं गवा सकते। जियान स्लोली नॉड करता है, जिसके बाद जियान और जूनर की आंखों ही आंखों में बात होती है। उसकी बॉडी मूव होती है। वो एक ब्लरी फिगर में ट्रांसफॉर्म होकर हेवली टूम के डीपेस्ट पार्ट की तरफ चला गया था। गु चिंगांग की टोली भी उसे फॉलो करती है। ये सभी इतना केयरफुल बिहेव कर रहे थे कि ये सीन देखने में एकदम फनी लगता है। एनर्जी फॉग में एंटर करने के बाद ये ग्रुप 1000 मीटर तक चुपचाप चलता रहता है। कुछ समय बाद ये लोग चुपचाप से रुक जाते हैं। सामने के एक बड़े से पत्थर पे 4 एनर्जी बॉडीज बैठी हुई थी। इनमें से मिडिल वाला फिगर बहुत ही पावरफुल नजर आता है। वो एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी होती है। जियान अपनी आंखें नैरो करके इन चारों एनर्जी बॉडीज को ऑब्जर्व करता है। फिर उसकी नजरें जाती हैं गु चिंगांग के ग्रुप की तरफ। वो चुपचाप से कुछ इशारे करते हैं। पिछले कुछ महीनों में साथ काम करने की वजह से ये ग्रुप बहुत ही शानदार तरीके से कोऑर्डिनेट करने लगा है। जियान के हैंड जेस्चर्स को देख के ग्रुप चुपचाप से नोट करता है। उनकी बॉडी स्लोली सेपरेट हो गई थी। जब जियान देखता है कि सभी लोग ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, वो अपने हाथों को वेव करके बोलता है अटैक। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी आगे शूट हो जाती है। एक ही फ्लैश में जियान एक 8 स्टार एनर्जी बॉडी के सामने अपीयर हुआ था। उसकी फिस्ट जिसे हेवली फ्लेम ने कवर कर लिया था वो सामने की एनर्जी बॉडी की छाती को पेनिट्रेट कर देती है। एक ही इंस्टेंट में पूरी बॉडी राख में बदल गई थी। जब जियान ने लाइटनिंग स्पीड के साथ इस 8 स्टार एनर्जी बॉडी के ऊपर हमला किया था उसके साइड की दोनों बॉडीज अपने आप ही फट जाती हैं। भले इन सभी का लेवल 8 स्टार पे हो, लेकिन इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वरना अभी तक वो लोग जीत नहीं रहे होते। जब 3 एनर्जी बॉडीज को किल कर दिया जाता है, लगता है उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी ने कुछ सेंस कर लिया है। अचानक से उसकी दोनों आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उसने रोर करने के लिए अपना मुंह खोला ही था तभी 4 लोग उसे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में सराउंड कर लेते हैं। इन सभी की पावरफुल दो की रिलीज होती है, जिसके बाद ये चारों लाइटनिंग स्पीड के साथ उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी की बैंड बजाने लगते हैं। इस 9 स्टार एनर्जी बॉडी ने गु चिंगांग के ग्रुप के कंबाइंड अटैक्स को जस्ट फेस किया ही होता है। इससे पहले रोर कर पाती इसकी बॉडी में से एक पफ का साउंड बाहर आता है।
है ये तुरंत ही गायब हो जाती है। उस जगह पर रह जाता है एक ब्राइट एनर्जी कोर जिसे जूनर फटाक से पकड़ लेती है। जब स्नेक अटैक सफल रहता है इन सभी के चेहरों पर स्माइल रिवील होती है, जिसके बाद जियान के हाथों के सिग्नल को देखते हुए वो सभी अपनी आवाजों को बिल्कुल सप्रेस करते हैं। फाइनली ये सभी आगे बढ़ गए थे। इन चारों एनर्जी बॉडीज का खात्मा करने के बाद आगे की जर्नी काफी स्मूथ रही थी, लेकिन ये स्मूथनेस लंबे समय तक लास्ट नहीं करती। हम ग्रेजुअली जियान के ग्रुप के फेस एक्सप्रेशंस को काफी सॉरम होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो सब एक इंटेंस प्रेशर को सेंस कर पाते हैं। ऐसे प्रेशर को सेंस करके जियान के ग्रुप की आईब्रोज नेट हो जाती हैं, उनकी स्पीड भी काफी धीमी हो जाती है। अगर वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को पास नहीं कर पाए तो फिर जियान को शाओजॉन की टूम तक पहुंचने के बारे में बोलना ही होगा। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है आप सभी केयरफुल रहो। फिर वो कुछ और दूरी तक आगे बढ़ता है। उसका शरीर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। आगे देख रही उसकी निगाहें काफी नैरो हो जाती हैं। वो एरिया जहाँ पे कुछ समय जियान की नजरें पहुंच रही थी अब उसे एक एनर्जी फॉग ने कवर कर लिया होता है। ये एनर्जी फॉग डेंस नहीं था, दूर से एक हवा आती है, ये एनर्जी का फॉग बिखर जाता है। इस फॉग के स्कैटर होने के बाद सामने 1000 फुट बड़ा माउंटेन प्रकट होता है। जब ये अपीयर हुआ था जियान के ग्रुप की आंखें इसके टॉप पे लॉक होती हैं। उस जगह पे एक बहुत ही बड़ी पत्थर से बनी सीट होती है। उस सीट पे एक फिगर चुपचाप से बैठा हुआ था। वहीं पे उसके हाथ में होता है एक डार्क रेड सिमिटर। ये बड़ा सा सिमिटर एक डेंस खूनी ऑरे को एमिट कर रहा था। ऐसा लगता है वो ब्लडी ऑरा पूरे माउंटेन को कवर कर रहा है। वो फिगर जिस लेवल की ऑरे को एमिट कर रहा था जियान के ग्रुप के एक्सप्रेशंस काफी सॉलम हो जाते हैं। क्या यही वो एनर्जी बॉडी है जो कि बेंशिंग क्लास में पहुंच चुकी है? ये सच में पावरफुल है। जब सभी के माइंड में अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं उस 1000 फीट बड़े माउंटेन पे बैठा हुआ फिगर अचानक से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी एक ब्लडी सैंड को एमिट करती है। इस एनर्जी बॉडी को खड़े होते हुए देख जियान ने गहरी सांस छोड़ी थी। अब उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक फायरी हीट थी। वो अपनी लाइफ में पहली बार एक एलीट बेंशिंग से फाइट करने जा रहा है। जियान कहता है हम डिस्कवर हो चुके हैं, इस वजह से छिपने की अब कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी केयरफुल रहना। कुचिंग का ग्रुप भी नॉट करके उस बड़े से माउंटेन के ऊपर फिगर को खड़े होते हुए दिखता है। इस समय ये लोग ऑलरेडी शेडो से बाहर आ चुके थे। गुहुआ के चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आती है। लगता है इस बार इंटेंस बैटल को बचाया नहीं जा सकता। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक एलीट बेंशिंग से फाइट करना बहुत ही क्रेजी एक्शन है। भले ही वो सामने खड़ा एलीट बेंशिंग सिर्फ एक एनर्जी बॉडी हो, लेकिन अभी वो उन स्किल्स को पोजेस करता है जब वो जिंदा हुआ करता था। भले ही नंबर्स के तौर पे ग्रुप के पास एडवांटेज हो, लेकिन अंत में जाके जीत किसकी होने वाली है ये कहना बहुत मुश्किल है। हमें क्रीक की आवाज सुनाई देती है। गुचिंग की बड़ी सी फिस्ट एकदम क्लेंच हो गई थी। इस समय उसके ऑनेस्ट और सिंपल चेहरे को एक सीरियसनेस से कवर करके रखा होता है। उसकी बॉडी एक पावरफुल लेकिन काम ऑरे को रिलीज करने लगती है। गुचिंग सॉफ्टली साय करता है। वो कहता है आप सभी एकदम केयरफुल रहना, इस बार हमारा ओपोनेंट ऑर्डिनरी नहीं है। पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ वो फिगर नीचे देखता है। उसकी नजर जियान के ग्रुप पे फोकस हो चुकी थी। साथ ही में सभी के कानों तक पहुंचती उसकी थंडर जैसी आवाज। वो कहता है घुसपैठियो, जिस मोमेंट में तुम सभी ने यहाँ पे अपने पैरों को रखा तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। जियान के ग्रुप की आईब्रोज नीट हो जाती है। वो सभी देखते हैं उस ह्यूमन फिगर को जिसके हाथ में बड़ा सा सिमिटर है। खैर तुम सभी की जानकारी के लिए बता दूं, एक सिमिटर को तुम तलवार ही मान सकते हो, बस वो नॉर्मल से थोड़ी सी चौड़ी होती है। इस फिगर ने एक रेडिश डार्क रोब को पहन के रखा होता है। उसके कोल्ड और इंडिफरेंट चेहरे पे कई बड़े बड़े घाव के निशानों को देखा जा सकता था। जियान दूर से इसकी बॉडी से रिलीज होने वाले पावरफुल फियर्स और इविल ऑरे को सेंस कर पा रहा था। और जिस चीज की वजह से जियान के ग्रुप के दिल बैठ रहे थे वो ये थी कि इस बंदे की आंखें औरों की तरह हॉलो नहीं होती। क्लियरली एनर्जी फिगर काफी इंटेलिजेंस को पोजेस करता है। एक बिना इंटेलिजेंस का बेंशिंग फ्राइटनिंग नहीं है, सच में टेरिफाइंग होता है एक बेंशिंग जिसके पास इंटेलिजेंस और बैटल एक्सपीरियंस हो। अचानक से उस फिगर का एक पैर आगे बढ़ता है। जैसे उसका फीट जमीन से टकराता है बैंग साउंड के साथ एक फाइटिंग फोर्स इरप्ट होती है। जियान के ग्रुप को कई मोटी मोटी लाइंस फैलती हुई दिखाई देती हैं। इन स्पाइडर वेब जैसी क्रैक लाइंस ने पूरी माउंटेन को ऊपर से नीचे तक कवर कर लिया था। पलक झपकते ही पूरा माउंटेन हिलने लगता है। एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे रोल करते हुए आते हैं। साथ ही वो फिगर जियान के ग्रुप से थोड़ी दूरी पे अपीयर हो जाता है। वो अपने सीधे हाथ में अपनी तलवार को पकड़ के जियान के ग्रुप को कोल्ड नजरों से देखने लगता है। उसके चेहरे पर रिवील होती है खूनी सी स्माइल। वो फिगर अपनी गर्दन को ट्विस्ट करके बोलता है मुझे ह्यूमन ब्लड को टेस्ट करे हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब मैं ये भी भूल चुका हूँ कि इंसानी खून कैसा टेस्ट करता है। लगता है इससे पहले मैं अटैक करूँ मुझे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। मेरा नाम। लगता है इतने साल पास होने की वजह से मैं उसे भी भूल चुका हूँ। हालांकि पास्ट में भी मुझे कई ह्यूमन और सेंस हुए थे, लेकिन जैसे वो मेरी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं वो सभी तुरंत ही चूहों की तरह चुप जाया करते थे। इस वजह से मैं पहली बार जिंदा इंसानों को देख रहा हूँ। मेरा नाम है शायद सेंट सोएडाओ, राइट? क्या तुमने इसके बारे में सुना है? इस डार्क रेड फिगर को अपनी तरफ देखते हुए देख जियान के ग्रुप की फेस मसल ट्विच करने लगती है। इस बंदे को मरे हुए हजारों लाखों साल हो चुके होंगे, आखिर इसके नाम को कौन ही जानता होगा। जो वो बंदा जिसका नाम सेंट सोएडाओ था वो जियान के ग्रुप के ऐसे रिएक्शन को देखता है। हम उसे अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। वो कहता है लगता है लोग मुझे भूल चुके हैं। ये फीलिंग सच में काफी अनप्लीजेंट है। मुझे तुम सभी को जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये ब्लडी ब्लेड या लंबे समय तक इंड्योर नहीं कर पाएगा। अचानक से उसका पैर ट्रेम्बल होता है। जैसे ही सेंट सोएडाओ को पैर हिलता है जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो
तुरंत ही अपने हाथों को वेव करके दुकी को सामने इकट्ठा करता है। इस अटैक को तुरंत ही गुजन की बॉडी में स्मैश कर दिया गया था। इस पावरफुल फोर्स की वजह से गुजन उड़ता हुआ दूर चला जाता है। जियान के अटैक की वजह से गुजन बस लाइटिंग स्पीड से पीछे गया ही था, तभी उसके पिछले स्पॉट पे एक बड़ी ग्लो अपीयर होता है। जमीन में गहरी गली फॉर्म हो जाती है। अब क्योंकि अटैक मिस हो चुका था, एक खाली स्पेस में से एक सरप्राइज आवाज बाहर आती है। जियान सेंस करता है कि उस बंदे की नजरें उसके ऊपर टिक गई हैं, जिसकी वजह से उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। तुरंत ही जियान के चेहरे को पसीना कवर कर लेता है। वो मन ही मन में कहता है इस बंदे की क्या ही टेरिफाइंग स्पीड है, क्या एक एलीट दोजन और बेंशिंग के बीच में इतना बड़ा गैप है। जियान के पैर फटाक से पीछे जाते हैं, जिसके बाद वो गु चिंगयांग और जुनर साथ में इकट्ठे हो गए थे। अगर पिछले एक साल में हेवली 2 में एंटर करने के बाद जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज ना हुई होती तो फिर वो सेंट स्वेडाओ के अटैक को डिस्कवर नहीं कर पाता। गुजन भी जल्दी पीछे जाता है। वो कहता है सच में इसे डील करना बहुत डिफिकल्ट है। वो अपने कपड़ों से मिट्टी को झाड़ते हुए जियान से बोलता है तो मैं अगली बार थोड़ा जेंटल बिहेव करना चाहिए। जियान बिना पीछे देखे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं अगली बार तुम्हारे 2 टुकड़े होने दूंगा। ये कहने के बाद उसकी नजरें जाती हैं गु चिंगयांग और जुनर पे। अगर यहाँ पे सच में कल्टिवेशन लेवल की बात करी जाए तो उसके ग्रुप में ये दोनों सबसे हायर लेवल पे हैं। उनकी 9 स्टार की स्ट्रेंथ सभी को बहुत पीछे छोड़ने के लिए काफी है। जियान कहता है क्या हम अटैक करें? गु चिंगयांग और जुनर नॉड करते हैं। दोनों एक बार ग्लैंसेस को एक्सचेंज करते हैं। एट द सेम टाइम दोनों के शरीर आगे बढ़ गए थे। उनके हाथ जल्दी से हैंड सील्स को फॉर्म करने लगते हैं। हमें इन दोनों की आवाज सुनाई देती है ओवरटर्निंग लैंड सील। दोनों के हाथ के सामने 2 ब्राइट एनर्जी लाइट सील्स फॉर्म होती हैं। फिर वो रूथलेस तरीके से सेंट शुएडाओ की तरफ शूट हो गई थी। इन दोनों एनर्जी लाइट सील्स को अपनी तरफ आते हुए देख सेंट शुएडाओ के चेहरे पे एक रेडिक्यूल भरी स्माइल आती है। वो कहता है छोटी छोटी ट्रिक। उसकी तलवार हवा में डांस करती है। 2 काफी बड़े ब्लेड के ग्लो स्पेस को चीरते हुए हैंड सील्स के सामने अपीयर होते हैं। तुरंत ही दोनों एनर्जी लाइट सील्स कोलैप्स होती है। बची हुई ब्लेड की फोर्स आती है उन दोनों की तरफ जिन्होंने अटैक किया था। हम जुनर और गु चिंगयांग को फटाक से डॉज करते हुए देखते हैं। गु चिंगयांग और शुनर को फोर्स बैक करने के बाद वो सेंट शुएडाओ जहाँ पे खड़ा हुआ होता है वो ग्राउंड अचानक से नीचे जाने लगता है। एक इनॉर्मस लावा पिलर जो कि फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को कंटेन करता है, हम उसे जमीन से बाहर आते हुए देखते हैं। इस इनॉर्मस लावा पिलर को फेस करते हुए सेंट शुएडाओ के मुंह से बस एक स्नॉट की आवाज बाहर आती है। उसके पैर जमीन से टकराते हैं। तुरंत ही उस बड़े से लावा पिलर के परकच्चे उड़ गए थे। गर्म लावा सभी डायरेक्शन में फैलता है। इसकी वजह से कई बड़ी बड़ी रॉक्स पिघल जाती हैं। तभी सेंट शुएडाओ के पीछे अपीयर होता है एक फिगर। बिना हेजिटेट करे एक बड़ा सा ब्लेड ग्लो उसकी बॉडी में जाके स्मैश हो जाता है। इस अटैक का नाम था फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। सेंट शुएडाओ की वो तलवार फटाक से हवा में डांस करके कई आफ्टर इमेजेस को क्रिएट करती है जो जियान की फेरोशियस रूलर ग्लो को रिसीव कर लेती है। ऐसा करने के बाद हम उन आफ्टर इमेजेस को अचानक से रोटेट होते हुए देखते हैं। ये सिर्फ जियान के रूलर ग्लो को तोड़ती मरोड़ती नहीं है, बल्कि ये बिना किसी रेजिस्टेंस के जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। इन ब्लडी आफ्टर इमेजेस का सामना करती है हैवी रूलर। तुरंत ही कई क्लैंक क्लैंक की साउंड के साथ साथ चिंगारियां भी चारों तरफ फैलती हैं। अटैक के अंदर की पावरफुल फोर्स की वजह से जियान को कई कदम पीछे लेने पड़े थे। वो जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। जियान को पीछे फोर्स कर देने के बाद सेंट शुएडाओ को जियान का पीछा करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि गुहुआ, गुशिंग और गुजन के अटैक तुरंत ही गायब होते हैं। गुहुआ मॉक करते हुए बोलता है क्या ही स्टूपिड सेंट हो, कहीं तुम सच में अपने आप को ट्रू दोशेंग तो नहीं समझते? तुम्हारी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है। तीनों की पावरफुल दो स्किल्स बिना किसी मर्सी के सेंट शुएडाओ की बॉडी से जाके टकरा जाती हैं। गुहुआ के ट्रियो को अपने ऊपर हमला करते हुए देख वो सेंट शुएडाओ कोल्ड तरीके से हंसने लगता है। वो कहता है तुम चींटियों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम सेंट की प्रेस्टीज को चैलेंज करो। वो अपने हाथों को क्लेंच करके अचानक से सामने थ्रो कर देता है। इस अटैक में से 3 बड़ी लाइट्स बाहर आई थी जो कि 3 खतरनाक से टाइगर्स में ट्रांसफॉर्म होकर आगे शूट हो जाती हैं। ये टाइगर्स दहाड़ते हुए तीनों से टकरा जाते हैं। जैसे ही सेंट शुएडाओ को ये अटैक गुहुआ के ग्रुप की बॉडी से कांटेक्ट करता है, तुरंत ही हमें सुनाई देता है ग्रक का साउंड। उन सभी के मुंह से फ्रेश ब्लड बाहर आता है। उन्हें अपनी बॉडीज को तुरंत ही विड्रॉ करना पड़ता है। इस समय के दौरान वो तीनों एक एक एनर्जी कोर को बाहर निकाल के उसे अब्सॉर्ब करते हैं। तभी गु चिंगयांग के पीछे से आवाज आती है हम सबको साथ में अटैक करना होगा। वो फ्लैश होकर तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। बहुत जल्दी जुनर, गुजिन और बाकी के लोग उसे फॉलो करते हैं। इस समय उनकी दुखी एकदम लिमिट्स तक इरप्ट हो जाती है। हम ऐसी दुखी के खतरनाक प्रेशर की वजह से जमीन को भी 1 मीटर नीचे धंसते हुए देखते हैं। सेंट शुएडाओ ने भी सोचा नहीं होता कि उसे अचानक से इतने सारे अटैक्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो काफी जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। उसके हाथ का वो सिमेंटर एकदम खतरनाक तरीके से डांस करता है। ये सिर्फ गु चिंगयांग और बाकियों के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर रहा था, बल्कि ओकेजनली जब भी मौका मिलता था हम इसमें से शार्प ग्लोस को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से कोई न कोई पीछे उड़ के जाता है। अब ये ग्रुप फाइनली एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि एक एलीट बेंशिंग कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इनिशियली जियान के ग्रुप के कंबाइंड अटैक्स की वजह से सेंट शुएडाओ थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन ग्रेजुअली इसके सिमेंटर से शार्प अटैक अनलीश होने शुरू हो जाते हैं। वो अपने पैरों को जमीन में पटकता है। उसकी बॉडी तेजी से रोटेट होनी शुरू हो गई थी। वो एक ब्लडी रेड टोर्नेडो जैसा लगता है। हम एक ही इंस्टेंट में आसपास के स्पेस को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। बस बचा रह गया था एक ब्लैक होल। इस ब्लैक होल में से सेंट शुएडाओ की आवाज आती है। वो कहता है ब्लड ब्लेड कियोटिक वेंट हियर। उस ब्लैक होल में से लाइटिंग स्पीड के साथ ब्लेड और बाहर आते हैं। इन अटैक्स की वजह से तुरंत ही गु चिंगयांग के ग्रुप की कट्टी पतंग बन जाती है। उन सभी की बॉडी बड़े बड़े पत्थरों में हैवी तरीके से स्मैश होती है। अटैक के पीछे की फ्राइटनिंग फोर्स की वजह से वो हार्ड स्टोन एकदम डस्ट में बदल जाते हैं। गु चिंगयांग के ग्रुप को पीछे
पीछे फोर्स कर देने के बाद सेंट स्वेडाओ का ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि अटैक करने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है अब ये तुम्हारा टर्न है। एक कोल्ड स्माइल के साथ सेंट स्वेडाओ जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। इस सेंट स्वेडाओ की स्पीड बहुत ही फास्ट और फियर्स होती है। पलक झपकते वो जियान के सामने अपियर हो चुका था। अचानक से सिचुएशन को ऐसा खराब होते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो तुरंत ही अंदर से बोलता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। इस कमांड के साथ ही जियान के अंदर की दुखी एकदम वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। और तो और कुछ समय पहले जो उसके आईब्रोज के बीच में इची फीलिंग हो रही थी, अब वो दोबारा से अपियर होती है। बस अभी जियान के पास इस पे ध्यान देने का समय नहीं था। उसने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को पहले से परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तब इची साउंड के साथ वो सिमिटर हवा को चीज थी वो जियान के फोरहेड के सामने पहुंचता है। लेकिन इससे पहले जियान की खोपड़ी के 2 हिस्से हो पाते, वो तलवार वहीं पर रुक जाती है। सेंट स्वेडाओ की आंखें इंटेंस तरीके से देख रही होती है जियान के आईब्रोज के बीच में। एक मोमेंट के बाद सेंट स्वेडाओ के चेहरे पे एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आया था। वो कहता है शाओ क्लैन का क्लैन टैटू, तुम एक्चुअली में शाओ क्लैन के मेंबर हो। अभी सेंट स्वेडाओ की डरी हुई आंखें जियान को देख रही होती हैं। उसकी आवाज में एक्चुअली में फियर दिखाई देता है। जियान के हाथ में जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम क्रिएट हो रहा था, वो भी सेंट स्वेडाओ के ऐसे अजीब से एक्शंस की वजह से पॉज हो जाता है। जियान भौं से गोड़ के अपने पैरों को जमीन पे प्रेस करता है। वो फटाक से पीछे चला गया था। जियान कहता है तुम्हें कैसे पता। सेंट स्वेडाओ की आंखें इंटेंसली जियान के आईब्रोज के स्पॉट को देखती हैं, जो कुछ समय पहले शाओ क्लैन का हल्का सा टैटू दिखाई दे रहा था, इस समय पूरी तरीके से वैनिश हो चुका होता है। लेकिन वो सेंट स्वेडाओ उस क्लैन टैटू से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी डीप मेमोरीज में इस क्लैन टैटू को लेके काफी काली यादें हैं। सेंट स्वेडाओ बड़बड़ाते हुए बोलता है क्या शाओ क्लैन पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ। जब उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे, अपने आप ही उसकी नजरें हेवली टूम के डीपेस्ट पार्ट की तरफ जाती है। उसकी आंखों में एक डीप फियर फ्लैश होता है। गु चिंगयांग, जूनर और बाकी लोग भी जियान के इस वक्त साइड में आ जाते हैं। वो देखते हैं सेंट स्वेडाओ को, जिसने अचानक से हमला करना बंद कर दिया है। वो जियान से सॉफ्ट आवाज में पूछते हैं क्या हुआ। जियान अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है मैं सर्टन नहीं हूँ। वो अपनी अलर्टनेस को बिल्कुल कम नहीं करता। एक एलीट बेंचमार्क की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल होती है। पूरे ग्रुप के साथ काम करने के बाद भी इस एनर्जी बॉडी से डील करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो लोग केयरलेस रहते हैं तो फिर इसी जगह पे पूरी ग्रुप का सिमटना भी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। ये सुन के गुची आंखें आईब्रोज भी नीट हो जाती है। भले ये सेंट स्वेडाओ एक एनर्जी बॉडी हो, लेकिन जब ये जिंदा हुआ करता था तब की मेमोरीज और इंटेलिजेंस अभी उसके पास है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतना डरा हुआ है। सेंट स्वेडाओ की आंखें फ्लेकर होती है। वो मन ही मन में कहता है ये लिटिल फेलो डेफिनेटली शाओ क्लैन का मेंबर है, और जिस तरीके की उस इंसान की एबिलिटीज है उसने बिल्कुल इसे एंटर करते हुए सेंस कर लिया होगा। अगर मैं इस लिटिल फेलो की जान ले लेता हूँ तो फ्यूचर में मेरा भी बचना मुश्किल हो जाएगा। एक मोमेंट के बाद उसकी बॉडी से बाहर आने वाला ब्लडी ऑरा पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो अपने हाथ को आगे से वेव करता है। उसकी वो तलवार एक सेमीटर पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। वो जियान को देख के ऑर्डर करते हुए बोलता है ठीक है तुम सभी जा सकते हो, शायद लक भी तुम्हारा साथ दे रहा है। इन शब्दों को सुन के जियान का ग्रुप एकदम स्टन्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बंदा इतनी जल्दी अपने डिसीजन को क्यों चेंज कर रहा है। सभी के फ्लैबरगैस्टेड एक्सप्रेशन को देख के सेंट स्वेडाओ की भौं सिकुड़ जाती है। वो कहता है तुम सभी यहाँ से वेस्ट की तरफ चलते जाओ, क्योंकि इस पतले रास्ते में तुम्हें और भी कई एक्सपर्ट्स मिलने वाले हैं। इस वजह से अगर तुम वेस्ट की तरफ जाते हो तो फिर तुम बिना किसी परेशानी का सामना करे हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। जियान एक बार अपने ग्रुप से ग्लैंसेस एक्सचेंज करता है, जिसके बाद वो सेंट स्वेडाओ के सामने अपने दोनों हाथ कप करके बोलता है एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के बाद वो लोग धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगते हैं। इन सभी की दुखी किसी मोमेंट पे रफ्ट होने के लिए तैयार थी। जब 100 मीटर्स तक विड्रॉ करने के बाद वो देखते हैं कि सेंट स्वेडाओ एकदम एक्शन नहीं ले रहा है, तब भी जाके उनके दिल को ठंडक पहुंचती है। वो जल्दी से पीछे उड़ के डीप रीजन्स में जाने लगते हैं। सेंट स्वेडाओ की आंखें जियान के ग्रुप को डिसअपियर होते हुए देखते हैं, जिसके बाद ही उसके चेहरे पे स्माइल आई थी। उसकी आंखें जाती हैं हेवली टूम के डीपेस्ट रीजन की तरफ। वो बड़बड़ाते हुए बोलता है हम इससे तुम मेरा एहसान कंसिडर कर सकते हो। जब तुम फ्यूचर में सीरिया को साफ करने के लिए आओ तो फिर कम से कम तुम मुझे बख्श देना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एनर्जी फॉग से भरे एरिया को। इस फॉग में कुछ फिगर्स दिखाई देते हैं। गुहुआ पीछे देखने के बाद आईब्रोज को निट करके बोलता है वो फेलो कुछ ज्यादा ही अजीब था। कुछ समय पहले उसकी हम सभी को फिनिश करने की इंटेंशंस क्लियर थी, लेकिन पलक झपकते वो अच्छा इंसान बन गया। जियान काफी कॉशियस तरीके से चारों तरफ देख रहा होता है। वो गुहुआ की बात को सुनकर रैंडमली रिप्लाई करता है जैसे उस सेंट स्वेडाओ ने मुझे ध्यान से देखा, लगता है उसने पहचान लिया कि मैं शाओ क्लैन का मेंबर हूँ। ये सुन की गुची आंखें चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है हर बार जब भी तुम्हारा ऑरा राइज होता है तुम्हारे आईब्रोज के बीच में शाओ क्लैन का टैटू विजिबल होने लगता है। वो सेंट स्वेडाओ काफी पुराना एक्सपर्ट है, उसके लिए शाओ क्लैन के टैटू को रिकॉग्नाइज करना काफी नॉर्मल है। ये सुन के जियान की बॉडी एकदम पॉज हो जाती है। वो कहता है क्या। उसकी सरप्राइज से भरी नजरें जाती हैं गु चिंगयांग की तरफ। वो कहता है मेरे पास कौन सा टैटू है। जियान को इस तरीके से खोया हुआ पाके गु चिंगयांग की टोर भी कंफ्यूज हो जाती है। गु चिंगयांग कहता है तुम्हें नहीं पता। ये कहने के बाद वो थोड़ी गहराई से सोचने लगता है। वो कहता है तुम्हारे फोरहेड पर शाओ क्लैन का टैटू अभी परमानेंटली अपीयर नहीं होता। जैसे तुम्हारी पावर राइज होती है ये टैटू फ्लेकर होकर अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता है। अगर हम सच में इसके बारे में बात करें तो फिर तुम्हारे पास कोई भी क्लैन टैटू नहीं होना चाहिए। एक क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने के लिए ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ पे रिलाई करना होता है, लेकिन तुम्हारी शाओ क्लैन की ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से एग्जॉस्ट
हो चुकी है। जियान और भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर वो ये सभी कैसे समझ सकता था। काफी समय पहले तक उसके माथे पे एक फ्लेम इम्प्रिंट रहा है, लेकिन जैसे उसने बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया, ये इम्प्रिंट भी ग्रेजुअली गायब होता जा रहा है। और जहाँ तक बात होती है सो कॉल्ड क्लाइंट टैटू की, उसने ऐसी चीज को तो कभी देखा ही नहीं। जियान के दिमाग में कई मिस्ट्रीज फ्लैश होती है, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। इस रीजन की वजह से जियान की बाहें बिल्कुल सिकुड़ जाती है। वो कहता है मेरा ऑरा तभी राइज होता है जब मैं स्काईफाई से मिस्टीरियस चेंज को यूज करता हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट टैटू और इस टेक्निक का क्या लेना देना है। तभी जियान के दिमाग में विचार आता है। जियान कहता है वो सेंट सुएडाओ मेरे क्लाइंट टैटू से बिल्कुल नहीं डरा था, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी स्ट्रेंथ को पोजेस नहीं करती। उसके हमें जाने देने का रीजन डेफिनेटली और कुछ है, और तो ये चीज मेरे शाओ क्लैन के टैटू से रिलेटेड है। लेकिन इस हेवली टूम में शाओ क्लैन टैटू से रिलेटेड ऐसी कौन चीज है जिससे सेंट सुएडाओ डर जाए, जिसके खुद के पास बेंशिंग की स्ट्रेंथ है। तभी अचानक से जूनर की आवाज आती है। वो कहते हैं ये शाओ जुआन है। इन शब्दों को सुन के एक समय तक ऐसा लगता है जैसे जियान को कोई परवाह नहीं है, लेकिन गुचिंग यांग का पूरा ग्रुप एकदम चिल फील करता है। शाओ जुआन को मरे हुए ऑलरेडी कई साल हो चुके हैं, आखिर वो सेंट सुएडाओ को ऐसे कैसे डरा सकते हैं। सभी के एक्सप्रेशंस को देखकर जूनर बताती है ये हेवली टूम बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि सेंट सुएडाओ जैसा एलीट बेंशिंग अपनी लिविंग स्पिरिट को पोजेस करता है, तो फिर एल्डर शाओ जुआन जो कि दोशैंग क्लास के पीक पे पहुंच चुके थे, क्या उनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। गुचिंग यांग का ग्रुप एकदम स्पीचलेस था। इन सभी की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। हालांकि जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी काम होते हैं, लेकिन सभी लोग जियान के दिल की फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रहे थे, जो कि इस समय काफी इंटेंस हो चुकी हैं। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है लेट्स गो। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाएंगी। ये कहने के बाद इन सभी की स्पीड बढ़ जाती है। ये कई ब्लरी फिगर्स में ट्रांसफॉर्म होके उस एनर्जी फॉग के अंदर एंटर कर जाते हैं। जियान को ऐसी जल्दबाजी करते हुए देख जूनर का ग्रुप एक दूसरे को देखता है। आगे की जर्नी में जियान उस रास्ते को फॉलो करता है जिसे सेंट सुएडाओ ने बताया होता है। अब इन सभी के आसपास की एनर्जी बॉडीज भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं। इनमें से कुछ एनर्जी बॉडीज का ऑरा तो सेंट सुएडाओ से भी ऊपर पहुंच चुका होता है। अच्छी बात है कि जियान का ग्रुप इन सभी की टेरिटरी के गैप्स में से गुजर रहा था, इस वजह से ये सभी उनके स्कैन के रडार में नहीं आते। जियान को बीच में कोई परेशानी नहीं हुई थी। जियान का ग्रुप बड़े बड़े पत्थरों का फायदा उठा के अपने आप को हाइड करता है। अभी वो एक जगह पे रेस्ट कर रहे होते हैं। गुचिंग यांग काफी ध्यान से चारों तरफ देखता है। वो कहता है हम हेवली टूम के डीपेस्ट रीजन में पहुंच चुके हैं। गुहुआ एक कड़वी सी आवाज में बोलता है ये सबसे डेंजरस जगह कहलाने की बिल्कुल वर्दी है। आसपास की एनर्जी बॉडीज बहुत ही फ्राइटिंग हो चुकी हैं। अब 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज भी यहाँ पे बस गार्ड का ही काम कर सकती हैं। जब इस ग्रुप ने फाइनली उस एरिया में एंटर किया था जहाँ पर ट्रू एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं, इन सभी को फाइनली समझ में आया था कि लोग कितने वीक हैं। इस ग्रुप में आखिर कौन ऐसा नहीं है कि उसके जैसा उसके क्लैन मेंबर न बनना चाहते हो, लेकिन वही सब यहाँ पे चींटियों की तरह हो गए। उन्हें अपने हर एक कदम को फूंक फूंक के रखना पड़ता है। गुहुआ के इन शब्दों को सुन के सभी के चेहरों पे हेल्पलेस स्माइल ही आती है। ओरिजिनली इन सब का यहाँ पे आने का प्लान नहीं था, एक्सेप्ट जियान की। ऑफ कोर्स उन सभी के लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी विक्ट्री है। जूनर जियान को देख के सॉफ्ट आवाज में कहती है एंशिएंट बुक्स के हिसाब से अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहते हैं तो हम काफी जल्दी एल्डर शाओ जुआन की टूम तक पहुंच जाएंगे। जियान नॉड करता है। वो कहते हैं रास्ता काफी स्मूथ है, लगता है सेंट सुएडाओ ने हमारी काफी हेल्प करी है, लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमें जल्दी से मूव करना चाहिए। उसके शब्दों को सुन के सभी लोग एग्री करते हैं। तुरंत ये सभी खड़े हो गए थे, लेकिन जियान का ग्रुप जस्ट खड़े होके जर्नी के लिए रेडी हुआ था, तभी इन सभी के सामने से हवा के चिरे जाने की आवाज आती है। सामने की बड़ी सी रॉक के ऊपर 2 फिगर्स लैंड करते हैं। वो ऊपर खड़े होकर सभी को नीचे निगाहों से देख रहे थे। अब इन दोनों की आंखों में क्लियरली रिडिक्यूल दिखाई देता है। उनमें से एक बंदा कहता है जियान तुम्हारी स्पीड सच में काफी स्लो है। इस फैमिलियर से हंसी की आवाज को सुन के जियान के ग्रुप के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। अचानक से इन सभी की नजरें फोकस होती हैं उन दोनों फिगर्स के ऊपर। जियान का दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं हनली हनिया। वहीं पे जब गुहुआ इन दोनों को देखता है, लगता है उसे सिचुएशन समझ में नहीं आई। वो हंस के बोलता है ही मैं सोच ही रहा था कि तुम दोनों कौन हो। तुम दोनों तो एक्चुअली वही कुत्ते हो जो कि कुछ समय पहले हमसे डर के भाग रहे थे। क्या हुआ अब तुम दोनों हमारा सामना करना चाहते हो। जब जियान देखता है गुहुआ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसे शांत होने का इशारा करता है। अभी तक हनिया और हनली जियान के ग्रुप से हाइड कर रहे थे। जैसे इन दोनों की स्ट्रेंथ है उसके साथ आखिर इन दोनों की फिर से ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जियान के ग्रुप का सामना कर सके। इनका ऐसा बर्ताव बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं, तो फिर ये किसी न किसी पर रिलाई कर रहे हैं। गुहुआ के रिडिक्यूल को सुन के हनिया के चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आती है। वो कहता है रिलैक्स, कुछ समय के बाद भागने वाले तुम सभी होगे। ये कहने के बाद वो और हनली पीछे विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये दोनों पीछे जाते हैं, हमें तो सिनिस्टर से चेहरे वाले बुड्ढे दिखाई देते हैं। ये घोस्ट की तरह उन दोनों की जगह पे अपीयर हो गए थे। जब जियान की टोली इन दोनों ग्रे रोड ओल्ड मैन को यहाँ पे अपीयर होते हुए देखती है, उनके दिमाग में डेंजर्स की घंटियां बजने लगी थी। जियान के मुंह से 2 शब्द बाहर आते हैं। वो कहता है दोशैंग। अब कह रहे दोनों बुड्ढों की आधी पहचान तो हम जान ही चुके हैं। ऑफ कोर्स ये प्रीवियस हन क्लैन के मेंबर हैं, लेकिन इन दोनों की एग्जैक्ट आइडेंटिटी क्या है ये हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और जब हनिया का ग्रुप इन दोनों पर रिलाई करके अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा होगा, तब एंट्री होगी एंसेस्टर शाओ जुआन की। खैर मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बस एक चीज कह सकता हूँ नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली बहुत ही ऑसम होने वाला है, सो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये एक्सप्रेशन पसंद आई है तो फिर लाइक वाला बटन
स्मैश हो जाना चाहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तुम सभी किसका इंतजार कर रहे हो? फटाक से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली के पार्ट बन जाओ, जिससे फ्यूचर में इससे भी ज्यादा ऑसम कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। ऑफ कोर्स आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, इससे तुम्हारा भाई डेफिनेटली काफी खुश होगा। आई नो कई लोग कहने वाले हमें क्या मतलब, लेकिन ये बात उनके लिए जो सच में केयर करते हैं। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। मेंबरशिप को ज्वाइन करने का बटन आपको सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा, और अगर पिछला एपिसोड मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।